फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज असेसमेंट एंड व्हाट इज इवैल्यूएशन। ओके, क्योंकि फ्रेंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से। तो पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट जो होता है, आकलन जो होता है, वो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो होता है वो निरंतर क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, और आकलन जो है एक संक्षिप्त शॉर्ट प्रक्रिया है। आकलन जो होता है अधिगम को इम्प्रूव करने की क्या है, एक तरीका है। ओके, और आकलन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है, आकलन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है, जो भी जैसे कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को होता है उसको समझाना चाहिए, ये आकलन है। ओके, और आकलन क्या है? आकलन किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया कहलाती है। आकलन के जो प्रकार होते हैं फ्रेंड, वो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो रचनात्मक आकलन एवं योगात्मक आकलन। ओके, रचनात्मक आकलन को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड योगात्मक आकलन को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। तो पहले हम जानेंगे कि रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है फ्रेंड, वो होता है पढ़ाने के दौरान, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पढ़ाने के दौरान ड्यूरिंग किया गया आकलन ही क्या होता है, रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ओके, और यह बच्चों के बारे में जानने का क्या होता है, बेस्ट आकलन या तरीका होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों के बारे में जानने का जो होता है वो बेस्ट आकलन या तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन। अब जानेंगे योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव असेसमेंट जो होता है वो साल के अंत में किया जाने वाला आकलन होता है। ओके, जैसे इसमें ईयरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये सब आते हैं समेटिव असेसमेंट में। ये रहा। और असेसमेंट में फ्रेंड जो होते हैं वो उसके 3 पार्ट होते हैं। आकलन के 3 पार्ट होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो समेटिव असेसमेंट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, और जो होता है असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वो सीखने के रूप में आकलन होता है। ओके, तो इसमें 3 जो पार्ट होते हैं। अब जानेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन है फ्रेंड, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन जो होता है किसी विषय वस्तु या व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक मतलब क्वांटिटी एवं क्वालिटेटिव जो होता है वो इवैल्यूएशन दोनों होता है। ओके, और यह अधिगम करता है यानी लर्नर्स को सीखने के प्रोसेस में क्या करता है, मदद करने के तरीके को खोजता है। और इवैल्यूएशन जो है फ्रेंड इस बात पर भी फोकस करता है कि लर्नर क्या और कैसे सीख रहा है। ओके, ये रहा फ्रेंड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हम इससे रिलेटेड फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए वेरी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट है सीखने में वृद्धि, सेकंड है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, थर्ड है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, एंड फोर्थ है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो आकलन का जो उद्देश्य है फ्रेंड वो है सीखने में वृद्धि। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों इसका उद्देश्य, आकलन का उद्देश्य सीखने में वृद्धि क्यों है? क्योंकि आकलन का उद्देश्य बच्चों के हर पक्ष का मूल्यांकन करके बच्चों की सीखने में वृद्धि करे, ताकि बच्चे का जो स्तर लेवल है वो क्या हो, बढ़ हो सके, या मतलब बढ़ाया जा सके। उसका जो स्तर लेवल है वो क्या है, बढ़ाया जा सके। ओके, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का उद्देश्य सीखने में वृद्धि होना चाहिए। इससे हर बच्चे का जो पक्ष या मूल्यांकन जो होता है, बच्चे की सीखने में वृद्धि यानी बच्चे का जो स्तर ये होता है या लेवल होता है वो बढ़ सके। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एम्स ऑफ असेसमेंट शुड बी टू। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में भय और तनाव पैदा करना होना चाहिए, ये गलत है फ्रेंड। सेकंड है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। सेकंड क्या है? असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। थर्ड क्या है?
छात्रों के बीच तुलना करना, और फोर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, उसका एम है वो क्या है, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होगा। ओके, करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? फर्स्ट है, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता सकता है। मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता होता है। सेकंड, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। थर्ड है, यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशेष ज़रूरतों को नहीं पहचानता। एंड फोर्थ है, यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सेकंड हो जाएगा कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है यह सीखने में होने वाले बदलाव का क्या करता है, अवलोकन करता है, क्योंकि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाला असेसमेंट है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ये क्या है? ये गलत है। और तर्क आर है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ये भी गलत है फ्रेंड। तो इसमें क्या है? इसमें ए और आर क्या है? दोनों गलत है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। फ्रेंड, मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत है। और सेकंड क्या है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, तो ये भी गलत है। तो ये खारिज कर ये भी गलत है फ्रेंड। ओके, तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा 4। ए और आर दोनों गलत है। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड कि बच्चे की सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के विविध तरीकों व प्रणालियों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ क्योंकि करेंगे बिकॉज तर्क का आर कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? फर्स्ट है, मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये गलत है। सेकंड क्या है? मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। तो मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं क्या होनी चाहिए? शामिल होनी चाहिए। क्यों शामिल होनी चाहिए? क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों शामिल होनी चाहिए? क्योंकि सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन जो होता है, इवैल्यूएशन, अंतःक्रिया को क्या करता है? महत्व दिया जाता है। ओके, जिसमें बच्चे जो होते हैं सक्रिय एक्टिव रूप से सीखते हैं, और मूल्यांकन में पोर्टफोलियो आदि द्वारा बच्चे की प्रगति का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट है, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, यही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, सबसे प्रभावी तरीका यही है कि निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। ओके, क्योंकि सतत व समग्र मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है में सतत का अर्थ जो होता है वो पूरे साल मूल्यांकन करना, मतलब पूरे साल का मूल्यांकन, प्रतिदिन मूल्यांकन होता है। ओके, जिसमें पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है और प्रतिदिन मूल्यांकन होता है। और व्यापक का अर्थ जो होता है वो हर पक्ष, शैक्षिक यानी स्कॉलिस्टिक एवं शैक्षिक, मतलब कोई स्कॉलिस्टिक दोनों पक्षों का क्या होता है? इसमें मूल्यांकन होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? फर्स्ट है, इसमें स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। सेकंड है, मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए। थर्ड है, योगात्मक व मानक संदर्भित होना चाहिए। एंड फोर्थ है, शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होना चाहिए वो स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि मूल्यांकन
हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके। मूल्यांकन जो है वो हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण क्या हो, विकास किया जा सके। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि बच्चों की तैयारी की स्तर का पता लगाने। सेकंड है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने। थर्ड है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। एंड फोर्थ है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो जो है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, तो वो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के उद्देश्य से मूल्यांकन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन बच्चों में डर और तनाव दूर करने वाला होना चाहिए। ओके, मूल्यांकन जो है वो बच्चों में डर और तनाव दूर करने वाला होना चाहिए। डर और तनाव से बच्चे जो होते हैं परफॉर्मेंस, बच्चों का जो क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो घटता है। ओके, अध्यापक को जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ डर को दूर करना चाहिए। अध्यापक को या टीचर को पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ बच्चे के डर को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ओके, तो बच्चे के डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए मूल्यांकन जो है का उद्देश्य नहीं है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। और सेकंड है कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। थर्ड है बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एंड फोर्थ है आकलन को बच्चों के सीखने को, निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों मात्रात्मक होना चाहिए? क्यों मात्रात्मक होना चाहिए अंक के रूप में? क्योंकि जो मूल्यांकन होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होना चाहिए, क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ओके, केवल इसमें मात्रात्मक नहीं होना चाहिए, मात्रात्मक के साथ क्या होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए। क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटी मूल्यांकन हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का जो बहुमुखी विकास, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? निम्न में से कौन जो है वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? फर्स्ट है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है, ये गलत है। और सेकंड क्या है, यह शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है, तो ये करेक्ट है। और थर्ड है यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें दूसरा और तीसरा क्या है, करेक्ट है। ओके, और यह डर और चिंता पैदा करने को बढ़ाता है, तो ये गलत है। तो इसमें दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। और सेकंड है विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, ये करेक्ट है। थर्ड है बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना, ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा क्या है, इसमें करेक्ट है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, शिक्षकों को फिल इन दी ब्लैंक्स पाठचर्या और फिल इन दी ब्लैंक्स मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को फिल इन दी ब्लैंक्स पाठचर्या और फिल इन दी ब्लैंक्स मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिक्षकों को लचीला पाठचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को लचीला पाठचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो सही है कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मूल्यांकन जो है वो विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे फर्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, सेकंड है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, थर्ड है केवल शैक्षिक मूल्यांकन पर ध्यान दें। तो केवल जो है फ्रेंड निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, योगात्मक भी नहीं होगा फ्रेंड। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के
के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो वो है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। ओके, करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। क्योंकि अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग में अध्यापक जो होता है योग्यता के आधार पर बच्चों के दो समूह बना देता है, होमोजीनियस ग्रुप एंड हेट्रोजीनियस ग्रुप। अधिगम के रूप में आकलन जो होता है असेसमेंट एज लर्निंग में अध्यापक योग्यता के आधार पर बच्चों के दो समूह बना देता है। फर्स्ट है होमोजीनियस ग्रुप एंड सेकंड है हेट्रोजीनियस ग्रुप। राइट आंसर जो इसमें होगा थर्ड हो जाएगा। और बच्चा इसमें जो समूह में स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट और सहपाठी आकलन जो और पीयर असेसमेंट से अपने अधिगम को बढ़ाता है। और इसमें निदान व उपचार बच्चे आपस में स्वयं का और एक दूसरे का आकलन करते हैं। यह एक रचनात्मक उपागम यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है क्योंकि इसमें निदान व उपचार क्या है बच्चे स्वयं करते हैं। ओके, तो राइट आंसर थर्ड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक आकलन कैसा होता है? रचनात्मक आकलन कैसा है? फर्स्ट है सत्र के अंत में किया जाता है। सेकंड है तो केवल सत्र के अंत में ये नहीं होता है फ्रेंड, ये समेटिव असेसमेंट होता है। सेकंड है कि केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से द्वारा होता है, ये भी गलत। और थर्ड है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। एंड फोर्थ है केवल एक विशिष्ट शिक्षा द्वारा के लिए भी गलत है। तो जो समूची शिक्षा थ्रू आउट दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? तो वह चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करे। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये होना चाहिए संदर्भित, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। ओके, क्योंकि अधिगम के लिए मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समझा जा सके। तो राइट आंसर इसमें जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।